हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है कि इससे ना केवल शॉर्ट क्वेश्चन बट लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन तो आने ही हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी नॉर्मल पीपल से पूछें तो वो तो यही कहेगा कि सांस लिए बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो एक नॉर्मल पीपल के लिए सांस लेना ही रेस्पिरेशन है, लेकिन एक साइंस स्टूडेंट के लिए सांस लेने से कहीं ज़्यादा यानी इनहेल और एक्सहेल के बाद ही असली रेस्पिरेशन की कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत सारे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं और ये सारे ही केमिकल रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ना केवल सिर्फ ये एनर्जी देते हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स भी इस दौरान बनते हैं जो अलग अलग सेल कंपोनेंट्स बनाने में यूज़फुल होते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात करें तो इसे हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा नाम ही बता रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर यहाँ क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन ही वो कंपोनेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। और अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगेन नाम सजेस्ट कर रहा है, यानी कि एयर की एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसका एंड प्रोडक्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अनदर एन इम्पॉर्टेंट गैस, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज़फुल है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बहुत सारी बुक्स में आपने फर्मेंटेशन को एनारोबिक का सिनोनिम की तरह पढ़ा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिपोर्टेड है और एनारोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में रिपोर्टेड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं कि ये इंट्रासेलुलर होता है, जबकि फर्मेंटेशन एक्स्ट्रासेलुलर है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट रेस्पिरेशन की, लेकिन बच्चों आपको पता है कि एनिमल रेस्पिरेशन और प्लांट सेल के रेस्पिरेशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो वो इनटेक ऑफ गैसेस पे है, यानी ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी में एंटर करेगा वही यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में आपको पता है, जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात कर लें तो इसमें एक पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी और कैसे बाहर जाएगी, इसके लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है। जबकि आपको पता है प्लांट में ये और भी सिंपल तरीके से है, यानी स्टोमेटा या रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकता है। रेस्पिरेशन को पूरी तरह से समझने से पहले हम एक मिथ के बारे में भी बात कर लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों कि लोग कहते हैं कि रात के वक्त बड़े पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात के वक्त कुछ उल्टा काम करते हैं और ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लगते हैं। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने का मतलब है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना। तो क्या ये रेस्पिरेशन दिन के वक्त नहीं होता? बिल्कुल होता है। रेस्पिरेशन तो थ्रू आउट चलने वाला प्रोसेस है, ये एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। लेकिन दिन के समय में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता रहता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस हो जाता है विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और एक समय तो ऐसा भी आता है जब आप कह सकते हैं ना तो ऑक्सीजन अंदर गई और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाता है। रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेल्स के अंदर हो रहा है तो सेलुलर रेस्पिरेशन ही है। और इसे हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन वो नॉर्मल रेस्पिरेशन है जिस पे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है और कभी कभी फैट्स भी
यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट मोस्टली प्रोटीन होता है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तो नॉर्मल रेस्पिरेशन है ही है, जिसका डेली एडवांटेज आपको पता ही है। लेकिन ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, इसकी भी इम्पॉर्टेंस कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, प्रोटीन सीड्स में प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जर्मिनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें कि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ अचीव किया जाता है, तो रेस्पिरेशन का आधा प्रोसेस तो साइटोसोल में यानी कि साइटोप्लाज्म में अचीव किया जाता है, जबकि आधा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट किया जाता है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के निर्माण की वजह से ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। रेस्पिरेशन में हमें पता है बच्चों कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और अंत में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अगर हम इसके इक्वेशन को देखें तो ये ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस का हमें रिवर्स लगता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस जितना इजी प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसको हम कई टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रोसेस की, स्टेप्स की, तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब उसका टूटना, यानी ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और ये टूटकर 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक यानी फर्मेंटेशन हो, तो भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तो दोनों में ही आएगा। यहाँ एक और अच्छी बात है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए एनारोबिक हो या एरोबिक, दोनों ही प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके आगे क्या फेट है, तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें सेकेंड स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल है, जिसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, जो क्रेब्स साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, प्लस बहुत सारे एटीपी का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें कि फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो वहाँ पर क्रेब्स साइकिल एब्सेंट है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पायरुविक एसिड चेंज हो रहा है इथेनॉल में, लैक्टिक एसिड में या फिर ब्यूटेनॉल में। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी एनर्जी ट्रैप्ड है और सबस्ट्रेट का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है बच्चों कि फर्मेंटेशन की इम्पॉर्टेंस ब्रिवरेज फैक्ट्रीज़ में कितनी ज़्यादा है। आपको पता है कि तरह तरह की लिकर बनाने के लिए इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईस्ट का डेली यूज़ भी आपने घरों में देखा होगा, जो बेकिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है मटेरियल को फ्लफ़ी बनाने में। अगर हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको कहीं 38 एटीपी लिखा हुआ दिखेगा और कहीं 36 एटीपी। तो बच्चों ये दोनों ही बात सही है, यानी 38 एटीपी भी बन सकती है और 36 एटीपी भी। ये कैसे बनेगी ये मैं आपको बताऊंगी आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आने वाले हैं, इसलिए इसे हम छोटे छोटे वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया जाए रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।